हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हमने गॉस थ्योरम प्रूव की थी। गॉस थ्योरम होती क्या है, उसका मीनिंग समझा था, क्या उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब कहाँ क्या उसका यूज़ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है एक क्लोज सरफेस का, ये सीखा था। आज हम गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस हैं, 2-3 डेरिवेशंस हैं जहाँ गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कुछ 2-3 डेरिवेशन प्रूव करेंगे। तो उसमें ही पहला डेरिवेशन आज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है क्या? ये हम पे इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये पेन है, इसे इनफाइनाइट लेंथ मान दे रहा है। इनफाइनाइट लेंथ है मतलब एंडलेस है, ना इधर वाला कोई एंड है ना इधर है, इसका इनफाइनाइट लेंथ है। मैंने यहाँ तक दिखा दिया है, लेकिन ये लेंथ और नीचे तक गई होगी, ये लेंथ और ऊपर तक गई होगी। ना ऊपर वाली लेंथ का एंड होगा ना नीचे वाली। इस वायर, ये वायर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है। पहली चीज, a wire of infinite length है। और ये वायर क्या है? which is uniformly charged with charge प्लस। अब इस वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का है, ये चार्ज है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है पूरे पे। यहाँ से एंड मान लीजिए इंफिनिटी है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक प्लस क्यू चार्ज है इसमें। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है हर जगह इक्वल चार्ज है, हर जगह इक्वल है। ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह चार्ज क्या है? इक्वल है। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है। तो हमने जब कूलॉम्स लॉ पढ़ा था तो पढ़ा था लाइन में जब चार्ज होता है यूनिफॉर्मली तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस पे होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम के अंदर चार्ज होता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब है, एक पतला सा वायर था, इसके पे प्लस क्यू चार्ज था, इसमें कितना क्यू चार्ज था? प्लस क्यू चार्ज था। इज दैट क्लियर? तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगी। अगर इस बॉक्स में मैं यहाँ चार्ज होता यूनिफॉर्मली तो सरफेस, क्योंकि ये एरिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस बॉक्स के अंदर चार्ज होता तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज अब इसके वॉल्यूम में आ गया। तो फिलहाल हम वायर वाला केस कर रहे हैं। तो लाइन में, एक लाइन में ही तो चार्ज है, ये लाइन में, क्योंकि वायर तो बहुत पतला है, उसकी उस पर चार्ज है प्लस क्यू। तो उसके लिए क्या लगेगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से दिखाते हैं और फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और यही सरफेस पे होता है, वायर में तो लेंथ है, केवल लेंथ में चार्ज है। सरफेस पे होता तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो Q अपॉन A हो जाता, वो सिग्मा से दिखाते हैं। और वॉल्यूम में होता तो Q अपॉन V हो जाता, वॉल्यूम, तो वो रो से दिखाती है। मैंने कूलॉम्स लॉ जब पढ़ाया था तो कहा था इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलॉम पर मीटर। कूलॉम पर मीटर चार्ज की, कूलॉम लेंथ की मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने कूलॉम पर मीटर पढ़ी। नाउ we have to find electric field intensity due to wire
at a distance r from wire। अब इस वायर से, ये जो वायर है, ये जिस पे चार्ज है, ये जो वायर लंबा सा, इस वायर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यही मेन खेल है। ये समझ गए तो आप सब समझ जाएंगे। इस वायर से r डिस्टेंस पे, तो r डिस्टेंस बेटा ये भी हो सकती है, ये इस वायर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो 5 सेंटीमीटर ये भी हो सकता है, 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 ये भी। तो यानी अगर हम L लेंथ ले लें, L लेंथ ले लें तो 5 सेंटीमीटर R यहाँ पे हमें निकालनी थी। ये मान के चल रहे हैं, ये एक छोटा सा एरिया ले लिया हमने, इधर ले लो, उधर मत लो, बात वही है, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर। इधर बोर्ड में जगह ज्यादा है इसलिए मैं इधर ले रहा हूँ, आप इधर होती तो आप इधर ले लीजिए। L लेंथ हमने ले ली, एक छोटा सा एरिया ये लिया DA। तो एरिया मैंने क्या करता आया था, एरिया वेक्टर उस एरिया के सेंटर से डायरेक्टली आउटवर्ड्स, परसों समझाया था। सेंटर से एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो इसके सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से आउटवर्ड्स एक लाइन खींच दो, परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड्स, सेंटर से नॉर्मल आउटवर्ड्स, तीन चीजें। एक तो इसका सेंटर ढूंढो, ये आ गया, इससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, दूसरी चीज परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल आउटवर्ड्स। तो ऐसे ही एक छोटा सा एरिया हमने लिया DA, तो DA का सेंटर से आउटवर्ड्स इसका एरिया वेक्टर हो गया। छोटा सा एरिया लिया, हमें तो पूरे की वजह से निकालना। मेरी बात समझो, ये वायर था, इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 5 ये भी हो सकता है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, वायर से ये भी 5 है, 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 ये भी 5 है। तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का क्या बन जाएगा, चारों तरफ एक सिलेंडर। L तो लेंथ है और ये 5, ये 5, ये ऐसे समझो, ये वायर है, ये वायर है, ये 5 सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, 5 5 5 5 5, एक सर्किल पूरा ऐसे करके। L लेंथ है तो एक सिलेंडर बन जाएगा, इसके चारों ओर ऐसे करके 5 सेंटीमीटर का। ये समझिए, ये वायर है, ये वायर सेंटर में है। अब इससे 5 सेंटीमीटर वायर ये है, जब तक समझोगे नहीं बात नहीं समझ में आएगी। ये वायर है, ये जो पेन है, ये सेंटर में, इससे 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर इधर, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा। कितनी लेंथ का, L लेंथ का, और रेडियस क्या होगी, R। सेंटर से वायर की रेडियस क्या होगी, R, क्योंकि R डिस्टेंस में तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस R डिस्टेंस निकालनी है। तो R डिस्टेंस, R रेडियस का एक सिलेंडर बन जाएगा, इसकी लेंथ क्या होगी, इज दैट क्लियर। तो सुनो, एक तो एरिया हमने ये दिया छोटा सा, एक एरिया हम जैसे ये ले लें यहां पे, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर छोटा सा A2 DA2, एक नीचे ले लें DA3, तो इसके सेंटर से, कहने का मतलब फिर समझ लो, एक तो इसकी ये कर्व सरफेस बनी है जिसमें मैं हाथ रोल कर रहा हूं, इस पे कहीं एक छोटा सा एरिया ले लिया, पूरी कर्व सरफेस है एनीवेयर,
चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, एक ले लिया उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। एक इस सरफेस पे छोटा सा एरिया ले लिया, एक नीचे वाली सरफेस ये जो है इस पे छोटा सा एरिया ले लिया। ये वाली सरफेस का सेंटर से परपेंडिकुलर अपवर्ड्स एरिया वेक्टर, इस वाली सरफेस का ये जो छोटा सा एरिया लिया इसके सेंटर से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, तो इसलिए अंदर ना हो तो इनवर्स हो जाता, इसके लिए ये आउटवर्ड्स हुआ, इसलिए ये आउटवर्ड्स हुआ, और इसके लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स ये हुआ। इधर लेते हैं एक छोटा सा तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स ये, तो समझे इसमें तीन एरिया आ रहे हैं सिलेंडर में, एक ऊपर वाला ये, एक ये वाला और एक कर्व सरफेस। तो ऊपर वाले पे एक ले लिया एरिया वेक्टर dA2, नीचे वाले पे dA3 और कर्व सरफेस पे एक ले लिया dA1। अब हो जाएगा ये सारे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होते हैं। अब सुनो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड, प्लस की वजह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कैसी होगी आउटवर्ड्स, यहाँ भी कैसी होगी आउटवर्ड्स, यहाँ भी कैसी होगी आउटवर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हर जगह क्या होगी आउटवर्ड्स। इधर भी कैसी होगी, यहाँ भी कैसी होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, प्लस है ना, प्लस के लिए बाहर होगी, ये इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड, और बना लो इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड, ठीक है। तो बेटा इस वाले एरिया, अच्छा टोटल फ्लक्स लिखो, डी फाई ई क्या हुआ, एक तो हुआ डी फाई ई 1 पहले की वजह से, डी फाई 2 दूसरे एरिया की वजह से, ये पहला ये दूसरा और तीसरा। कहने का मेरा मतलब है इसका इसके पूरे की वजह से निकालना है, कर्व सरफेस की वजह से, पूरा ये जो हाथ तुम्हारा कर्व सरफेस पे एक ले लिया, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा dA1 को। ऊपर वाले एरिया की वजह से निकालना है तो dA2 को पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा, और नीचे वाले की वजह से निकालना है dA3 को इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे सिलेंडर की वजह से, पॉइंट r डिस्टेंस पे l लेंथ की वजह से आ जाएगी, ठीक है सर। तो मैंने क्या करा, इसकी वजह से डी फाई ई 1 एरिया 1 छोटा सा है ना, तो छोटा सा एरिया है तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा सा एरिया छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 2, और छोटा सा एरिया A3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इन तीनों की वजह से तो इंटीग्रेट कर दूं, क्लोज लेना है, तो ये भी तीनों क्लोज है बेटा, देख लो ये भी क्लोज है बंद है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, तीनों क्लोज लूप है। तो टोटल डी फाई टोटल इंटीग्रेट डी फाई ई एरिया 1 की वजह से, इस वाले छोटे एरिया तो जब इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल कर्व सरफेस एरिया की वजह से, भाई dA1 छोटा सा था इसी वजह से डी फाई 1 छोटे से एरिया की वजह से छोटा था, और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरा कर्व सरफेस एरिया आ गया। ऐसे डी फाई ई 2 फ्लक्स छोटे से एरिया A2 की वजह से, लेकिन इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरे कर्व सरफेस को पूरे इस वाले एरिया की वजह से आ जाएगी। ऐसे डी फाई ई 3 छोटे से dA3 की वजह से, जब इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरे की वजह से आ जाएगी। तो ये पूरे कर्व सरफेस एरिया की वजह से आ गई, ये जो पूरा कर्व सरफेस एरिया था इस पूरे की वजह से आ गई इंटीग्रेट करने के बाद। इसमें क्लोज सरफेस, ये क्लोज दिखाता है डी फाई ई A2,
ये पूरा अब पूरा A2 इस पूरे केस से, और ये d पाई E पूरा एक एरिया A3। ठीक है बेटा, तो d पाई का क्या हो जाएगा फाई E, फाई E टोटल। अच्छा इसका आ जाओ, डी फाई ई वन, वन क्या एरिया वन, तो क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए वन। फाई का फॉर्मूला क्या होता है ई डॉट डी ए, ई और डी वन, ये छोटा सा एरिया लिया तो छोटी सी फ्लक्स है, और इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा ये वाला जब इंटीग्रेट कर दिया। अभी तो छोटा सा एरिया बेस है, छोटी सी थी कर्व सरफेस एरिया बेस है, और पूरे बेस से इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए टू, ये पूरा ऊपर वाली सरफेस बेस आ जाएगा जो ये आई थी, और ये ई डॉट डी ए थ्री, ये किसकी वजह से आ गई एरिया थ्री, जो नीचे वाला था, जो नीचे वाली ये कर्व सरफेस टोटल, ये ऊपर वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया। ठीक है, अब बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा करना पड़ेगा, हो नहीं पाएगा वो, ठीक है। ये याद रखना लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल है, तो फाई टोटल बेटा ई ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहां लिख रहा हूं कॉस जीरो। क्यों? इसकी वजह से देखो इस जे वाला इसका एरिया वेक्टर भी इधर, और इस प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर इस छोटे से एरिया का, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। दोनों एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जीरो कॉस जीरो। इसका आ जाओ ई डी ए टू ए डॉट डी, ई ये डी ए वन है, ये एरिया वन वाला, ई डी ए टू कॉस 90। देखो बेटा इस पॉजिटिव चार्ज पे से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल 90, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी, और एरिया वेक्टर इसमें जब एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऐसे होगी रेडियली, यहाँ पे जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकल रही होगी, बाहर ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसकी वजह से एरिया कहाँ होगा ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एरिया ऐसे, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया ऐसे इसका ऊपर, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया कॉस 90। बिल्कुल सेम इसको होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऐसे होगी इस पॉजिटिव चार्ज में, इसका एरिया वेक्टर नीचे, तो इनके बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा 90। तो ये क्या आ गया ई डी ए थ्री ए बी कॉस 90। तो बेटा cos 90 जीरो होता है, तो ये वाला टर्म भी जीरो हो गया और ये टर्म भी जीरो हो गया, तो अब बस ये बचा cos 0 1 होता है, ये भी जीरो हो गया, ये भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के बीच का एंगल ये जीरो, इस वाली सरफेस की वजह से यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नीचे वाले की वजह से, एरिया वेक्टर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो सिर्फ किसकी वजह से रह गया कर्व सरफेस की वजह से, ये इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, एरिया वेक्टर ऐसे 90, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, दोनों के बीच का एंगल 90, तो सिर्फ किसकी वजह से रह गया ये जो मैं हाथ मारा हूँ कर्व सरफेस की वजह से cos 0। क्यों? यहाँ का एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड्स होगी, तो एरिया वेक्टर A1 कर्व सरफेस के लिए, ये जो कर्व सरफेस होगी पूरी जो मैंने अभी घुमा के दिखाई, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल
90 डिग्री हो, वो 0 डिग्री हो। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो क्या रह गया, फाइव ई टोटल आया ई डी ए, कॉस 0 1 हो गया, डी ए 1। गॉस थ्योरम क्या कहती है, ये तो इक्वेशन बन गई, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल फ्लक्स कल ही कराया है, वो क्या होता है, टोटल चार्ज का 1/ε0, कल ही प्रूव कराया है। तो इसके अंदर टोटल चार्ज हमने क्या माना था, Q, जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, उसके अंदर टोटल चार्ज क्या माना था, Q, और उसका 1/ε0। तो हमारे हिसाब से फ्लक्स ये निकल के आया, डेरिवेशन करते हुए लाए, डेफिनेशन यूज करते हुए फ्लक्स की, और गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है। तो 1 और 2 से ये नीचे का रब कर दे रहा हूं, ये इसलिए रब नहीं कर रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी ना, फिर आप कहोगे कहाँ से आ गया, वरना तो ये भी रब कर देता। अब थोड़ा सा 2 मिनट का ही रह गया, फ्रॉम, ये पहले ही लिख लेना है, ये वाला अब नहीं लिखा मैंने, इस अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वरना आप लोग परेशान होंगे। लैम्डा इक्वल टू Q/L कूलम पर मीटर, वरना आप लोग सोचोगे सर ने फिर लिखा, ये तो पहले ही लिख दिया था जब डेरिवेशन स्टार्ट किया था, तो उसकी जो हम थ्योरी लिखते हैं उसमें, फ्रॉम 1 and 2 क्या आया, फाई की वैल्यू Q/ε इज इक्वल टू क्लोज सरफेस होना चाहिए, E1 E dA 1, Q/ε0, E तो बाहर आ गया, dx का क्या होता है, छोटी सी लेंथ का टोटल लेंथ x हो जाती है। ऐसे ही dA1 का क्या हो जाएगा, A1 खत्म, dA1 का क्या हो जाएगा, A1। बस अब A1 कौन सा एरिया है, A2 की वजह से तो 0 हो गया था, A2 बात ही खत्म, A3 की वजह से 0 हो गया, A1 ये वाला ही तो एरिया है, तो छोटा सा dA1 लिया था, इसका कर्व सरफेस का छोटा सा लिया था, पूरा इंटीग्रेट करके dA1 का क्या आ गया, A1, कहीं तो टोटल फ्लक्स निकल के आया, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, बस इसकी वजह से होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या निकल के आया, Q/ε0 थ्योरम से। तो जो छोटे से एरिया की वजह से हमने माना था dA1 d phi E1, इससे पहले जो निकला था छोटे से एरिया की वजह से, अब टोटल निकल आया A1। तो ये एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बचा, इसके ये और ये वजह से तो 0 हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, h की जगह l लेंथ है हमारी, h की जगह l। अगर ये हाइट होती 2πRh, हाई स्कूल में पढ़ा होगा मेंसुरेशन में, तो 2πr, r तो रेडियस है सिलेंडर की, h की जगह हमने लेंथ कितनी दी है सिलेंडर की, l, तो h की जगह क्या हो गया, l, तो 2πr, या लगा दो, प्रूव हो गया डेरिवेशन। Q/ε0 इज इक्वल टू E, और एरिया क्या आया 2πRh, h की जगह हमने क्या लिया है, लेंथ है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, देखो Q/2πRL, 2πRL भी अपॉन में आया एप्सिलॉन। पास एक चीज देख लो, Q/L, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये अपॉन में तो आ गया 2πRL एप्सिलॉन के, तो E इक्वल टू, तो Q/L क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, खत्म हो गया। क्या आया, E इक्वल टू Q/L को क्या लिख लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा,
लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आया मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नीट्यूड और विद डायरेक्शन चाहिए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो ये आया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और अगर डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन वही होती है जो आर की रेडियस, जो रेडियस इधर होती है रेडियल वेक्टर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिधर जिधर रेडियस ऐसे आउटवर्ड्स निकलेगी रेडियल वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को निकलेगी। नेगेटिव चार्ज होता तो रेडियस अंदर की तरफ होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाती। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट काइंड ऑफ चार्ज की वजह से मैंने निकाला। इसको करिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों पे सवाल करेंगे, मतलब डेरिवेशन करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी पे सवाल हो चुका है, मतलब डेरिवेशन हो चुका है। कल सरफेस चार्ज डेंसिटी पे करेंगे। एक शीट की वजह से उसके ऊपर इसके ऊपर चार्ज है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी सरफेस पे एरिया में है। और एक बॉल है, बॉल के ऊपर हम चार्ज लगा दें, समझिए बॉल गीली कर लें, तो जो वेटनेस है, जो बॉल गीली होगी वो उसकी सरफेस पे तो होगी। तो दो डेरिवेशन होंगे, एक एक दिन में एक एक डेरिवेशन करेंगे स्लोली। तो एक तो जब ये शीट है तो लेंथ इनटू ब्रेथ की वजह से, तो इसमें जब इसको पानी से गीला कर दो तो पानी चार्ज मानो, तो चार्ज क्या आया सरफेस यानी एरिया पे। एक तो ये करेंगे शीट की वजह से, और एक गेंद लो, बॉल को गीला कर लो तो उसकी सरफेस यानी सरफेस एरिया पे ही तो आ गया चार्ज, मतलब गीली बॉल वेटनेस जो है, गीली जो बॉल सरफेस पे, तो उसे चार्ज मानो गीलेपन को, पानी को, तो वो भी सरफेस हो गया। तो बॉल की वजह से, स्फीयर की वजह से और कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से और शीट की वजह से एक एक करके कल और परसों एक एक डेरिवेशन देखेंगे। तब तक ये डेरिवेशन करिए, पढ़ते रहिए। बाय।